हुए थे, उसको लेकर के काफी सवाल उठाए गए थे और ये बात आई थी कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं उसमें। अब सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया है और जांच करने के लिए, क्या कहना है सर? मेरा तो सीधे कहना, पहले बात तो करोड़ों अरबों में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, उसकी विश्वसनीयता शून्य पे है। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी तो आप देखिए कितने महीने बचे हैं चुनाव के, तकरीबन 8-9 महीने बचे हैं। आप देखिएगा अभी और होगा। ये तीनों जो संस्थाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इन संस्थाओं को इसके चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। इनका काम है सूंघना विपक्ष का कौन नेता के आगे जाके बैठना। ये परिपाटी खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। बाकी अनुसंधान होने दीजिए, देखते हैं गड़बड़ झाले में भी कैसा अनुसंधान होता है। सर, कल प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पे थे और उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए ये कहा कि अपोजिशन को दरअसल उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के विकास के लिए कार्य करती रही, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस समय में मैं खुद महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात करता था, जनधन अकाउंट की बात करता था, उज्ज्वला योजना की बात करता था, तो यही अपोजिशन की पार्टियां, यही नेता अपोजिशन के मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे तो स्मरण नहीं है कभी मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री जी सपना देखते हैं, घोस्ट देखते हैं क्या आप? कभी नहीं। अभी हाल में भी एक लेख मैंने लिखा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन की तारीफ की है, लेकिन ये तो उचित नहीं है ना प्रधानमंत्री जी। सदन के अंदर आप कहते हैं कि सब मिल करके इस बिल को पास करो, महिला आरक्षण बिल, और बाहर कहते हैं पॉलिटिकल कंपल्सन था। कंपल्सन तो आपका दिख रहा है प्रधानमंत्री जी। आपने एक बड़ी आबादी ओबीसी को इससे बाहर करके रख दिया, एक निश्चित कालखंड में एक बिल पास किया है। मैं तो कहता हूं कि आमतौर पर जब महामहिम साइन करती हैं तो बिल में होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। इस बिल पे क्या लिखा जाएगा? 24 ना, 29 संभव नहीं, 34 देखेंगे, 39 अच्छा, कुछ भी नहीं है ना। ये कौन सा बिल है? झुंझुना थमाया आपने, क्योंकि आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर प्रतिबद्धता नहीं है। सर, सनातन धर्म को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, कुछ लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं तो कुछ अब समर्थन में भी आवाज उठ रही है। जिस तमिलनाडु के एक नेता ने सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी की, उसी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि साहब का ये कहना है कि भारत जो है वो प्रोडक्ट ही सनातन धर्म का है, उसी आइडियोलॉजी का है। भारत कई चीजों का प्रोडक्ट, रवि जी को नहीं पता होगा। भारत महासागर, नदियां समाहृत होती हैं, इसमें सब है। इसके डीएनए में कोई एकांगी दृष्टिकोण नहीं है। रवि साहब से पूछूंगा, सीवर में उतरने वालों की डेथ पे पीड़ा होती है आपको? कभी देखा है कि उस डेथ में दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं होते? कास्ट हिरार्की क्यों है साहब? आज भी प्रतिनिधित्व 5% से कम क्यों है महत्वपूर्ण महाकुंभों में? ये कौन सी व्यवस्था है रवि साहब? कभी सोचिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की ना, उन्होंने कुछ कॉशन भी दिए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप जैसे गवर्नर हो गए, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तरह, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करेंगे। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब पिछले दिनों कई बार राजस्थान गए। उनके राजस्थान दौरे को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सवाल उठाया। उनका ये कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री जी 9 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी 5 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं। उनका स्वागत है, लेकिन इलेक्शन होने हैं स्टेट में और उनका ये दौरा बार बार क्यों हो रहा है, उन्होंने ये सवाल उठाया। एक मुख्यमंत्री ने कहा वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए, तो कोई चीज तथ्य पे ही छोड़ देना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण हो, भाषणों का विश्लेषण हो, उसके बाद मेरी खामोशी ही 100 सवालों के जवाब है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है ना कि उपराष्ट्रपति जी तो देश में कहीं भी आने जाने के लिए एकदम स्वतंत्र है। अरे कहाँ कोई इनकार कर रहा? मैंने कहा कि आंकड़े देखने जाएं, भाषण का विश्लेषण हो, बाकी कुछ नहीं है। और उपराष्ट्रपति है, महामहिम उपराष्ट्रपति है। सर, एक और सवाल है, WFI का मुद्दा, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रेसिडेंट थे तो कई पहलवानों ने उनके खिलाफ धरना दिया था, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। अब ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए थे सब झूठे हैं, जो चार्जशीट है अभी तक मेरे खिलाफ फाइल नहीं हुई है अभी, और इसीलिए अब तक मैं निर्दोष हूं। नहीं, अभी परसों ही दिल्ली पुलिस ने कहा था गाहे बगाहे वो मालस्टेशन की कोशिश करते थे। या तो दिल्ली पुलिस झूठी है,
सीधे तौर पे कहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह के मसले पे पूरी की पूरी भाजपा एक्सपोज्ड है। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के कारण आपने एक पूरे एस्पिरेशनल यूथ को अंधे कुएं में धकेल दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सर, मणिपुर का जिक्र हमने किया था। मणिपुर में दो स्कूली छात्रों के छात्र और छात्रा के जो शव मिले थे, एन बीरेन सिंह की टिप्पणी आई है। एन बीरेन सिंह का कहना है कि 3 जुलाई से ये लोग लापता थे, ये दोनों बच्चे। उसके बाद लगातार खोजबीन जारी थी। अचानक ये मैती समुदाय के ये दोनों बच्चे और इनके शव बरामद होने की बात आई, वीडियो जारी हुआ। उसके बाद से हिंसा भड़क उठी है। उनका ये कहना है कि 1.5 महीने से शांति थी, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं थी। अचानक ये चीज फिर हो गई है। नहीं, इन मुख्यमंत्री जी के बयान पर तो अब टिप्पणी करने का दिल नहीं करता। ये अपने पद पर बने हुए हैं, इसी में हमारी व्यवस्था के गिर जाने की सूचना हमें मिलती है, आभास हमें होता है। जिस व्यक्ति के कारण शांति स्थापित नहीं हो रही है, उस व्यक्ति को अगर आगे करके आप शांति की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुना था कि अपने देश में एक फोर्स दूसरे फोर्स के खिलाफ FIR कर रही है? ये सब कहां हो रहा है? हमारे नागरिक नहीं है क्या? मौत हुई, एक आंकड़ा आ गया, 2 लोगों की मौत हुई, आंकड़ों में कुछ वृद्धि हो गई। आंकड़े हैं क्या हमारे नागरिक? सोचना होगा। और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, मैं समझता हूं कि ये और भी हालात को मुश्किल से मुश्किल करती जा रही है। सर, एक देश एक चुनाव को लेकर के जो चर्चा जारी है, एक मीटिंग भी हो चुकी है जो कमीशन बनाई गई है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उनका ये कहना है कि अभी बहुत सारे तथ्य अभी जुटाने बाकी है, कुछ कार्य अभी बाकी है, उसके बाद ही हम किसी रिपोर्ट पर पहुंच पाएंगे। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि इस तरह की कमेटी बनती ही है कि बीच बीच में खबर पैदा करते रहो, डाइग्रेशन होता रहे, लोग रोजी रोटी भूख के सवाल पर आपसे कोई सवाल ही ना करें, बेरोजगारी पे सवाल ना करें, आप सरकार मस्त रहा करे, सरकार को लगे हमने अपना काम कर दिया। एक देश एक चुनाव की बात करने से पूर्व एक राज्य में एक चरण में चुनाव करा के दिखा दीजिए जाओ साहब, फिर बात होगी। सर, एक सवाल है फिर से वो सामाजिक व्यवस्था और महिला उत्पीड़न को लेकर के। 12 साल की बच्ची उज्जैन, जो कि उस शहर को महाकाल के नाम से जाना जाता है, वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। 8 घंटे तक वो सहायता के लिए इधर उधर भटकती है, कई लोगों से मिलती है, 2.5 किलोमीटर पैदल चलती है उसी अवस्था में, लेकिन उसे मदद नहीं मिल पाती है। लास्ट में वो बेहोश होकर के गिर जाती है। सवाल मेरा ये है कि ये किस पर सवाल किया जाए, सामाजिक व्यवस्था पर या राजनीति? नहीं, दोनों एक दूसरे से विलग नहीं, दोनों एक दूसरे से विलग नहीं। वो विजुअल्स देखने के बाद ना हर किसी को उसमें अपनी बेटी बहन ढूंढनी चाहिए। हमने ये करना बंद कर दिया। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे मणिपुर में हो, हम सोचते हैं वहां हो रहा है। ये उज्जैन में हुआ, अरे उज्जैन में हुआ, दस्तक आपके घर पे है, मेरे घर पे है। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दूं। कायदे से उनको खड़ा हो खुद भी हो जाना चाहिए, लेकिन समाज बीमार हो रहा है और बीमार समाज बीमार राजनीति को ही जन्म देगा। जब तक समाज बीमार रहेगा, राजनीति भी बीमार रहेगी। तो दोषी वो लोग भी हैं जिनसे वो बिल्कुल, जिनसे मदद मांगी और वो किनारे रहे, सब दोषी हैं, सब शरीके गुनाह हैं। उस बच्ची का गुनहगार सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, उस बच्ची के गुनहगार हम सब हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि एजेंसीज के दुरुपयोग पर बार बार सवाल उठता है, लेकिन पंजाब पुलिस ने 2015 का एक मामला है, उसमें कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो इन गिरफ्तारियों से, मैंने चंद्रबाबू जी की गिरफ्तारी तब भी ये कहा था कि पॉलिटिक्स का ये स्वरूप रुचिकर नहीं लगता, प्रीतिकर नहीं लगता। अनुसंधान की एजेंसीज अगर डायरेक्शन पे काम करने लगे, दिशा पे, जो केंद्र की सरकार कर रही है, अगर उसी मॉडल को हम इम्यूलेट कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है क्या बचा हमारे पास? कल को किसी की सरकार बनेगी, वो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को जेल भेजेगा। ये एक वाइब्रेंट जिंदा लोकतंत्र का मैं समझता हूं कि उसकी पहचान नहीं।